नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दुनिया की सबसे अधिक तकलीफदेह खबर लेकर आपके बीच में हूँ मैं। फ़िलिस्तीनियों के ऊपर इजराइलियों की जो बमबारी चल रही है, मुझको अंदाज़ नहीं है कि हिंदुस्तान में हिंदी के पाठक, दर्शक, श्रोता उसको कितना ध्यान से सुनते हैं। हवा में कुछ ऐसा जहर घुला हुआ है कि बहुत से लोगों को यह लगता है कि दुनिया में जहाँ कहीं किसी मुस्लिम को मारा जा सकता है, मारा जा रहा है, वो ठीक है। ऐसा लगता है इतना जहर हवा में फैला हुआ है। हो सकता है और धर्मों के बारे में भी ऐसा हो, लेकिन हिंदुस्तान में जिन लोगों के मन में भी जहर है, वो कुछ ऐसा जहर ज़्यादा है। कुछ लोग इस बात पर भी नाराज़गी जाहिर करते हैं मुझसे कि आप फ़िलिस्तीनियों की हिमायत क्यों करते हैं। इज़राइल पर फ़िलिस्तीन के एक आतंकी संगठन, और ये सिर्फ आतंकी संगठन नहीं था, हमास नाम का ये संगठन है जो फ़िलिस्तीन के गाज़ा नाम के शहर में, गाज़ा पट्टी का इलाका है, फ़िलिस्तीन का छोटा सा इलाका है, करीब 23 लाख आबादी वाला ये शहर है। वहाँ पर हमास नाम के आतंकी संगठन का ही राज्य था। यही प्रशासन चला रहे थे वहाँ का। ये आतंकी भी थे, इनका संगठन भी था, और ये सरकार भी चला रहे थे वहाँ पर। इन्होंने 7 अक्टूबर को पिछले बरस इज़राइल पर हमला किया था। अभूतपूर्व हमला था। पानी के रास्ते, सड़क के रास्ते, हवाई जहाज़ तो नहीं थे इनके पास में, लेकिन ऐसे पैराशूट जैसे और दूसरे रास्तों से, ये कई रास्तों से वहाँ पहुँचे थे। इन्होंने करीब 1200 इजरायली लोगों की हत्या कर दी थी, 1200, और करीब 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर अपने साथ ही वापस गाज़ा आ गए थे। बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी इज़राइल के लिए, जो अपने आप को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश साबित करता है। और इज़राइल का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का कारोबार, खुफिया निगरानी रखने वाले सुरक्षा उपकरणों का, टेक्नोलॉजी का, इसका सबसे बड़ा कारोबार है उसका। उसकी बाजार की साख भी चौपट हुई थी कि जो इज़राइल पूरी दुनिया को महफूज रखने के लिए टेक्नोलॉजी बेचता है, वो अपने आप को नहीं बचा सका। ये 7 अक्टूबर की बात थी। इसके बाद जल्द ही तैयारी करके इज़राइल ने गाज़ा पर हमला किया, हवाई हमला किया, ज़मीनी हमला किया, फ़ौजें घुसी नहीं वहाँ पर, हमला किया, हज़ारों लोगों को मार डाला, हज़ारों लोगों को मार डाला। नागरिक इलाकों पर हमले किए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्कूलें थी वहाँ पर हमले किए, अस्पतालों पे इधर उधर चारों तरफ हमले किए, हज़ारों लोगों को मार डाला। दुनिया हड़बड़ा गई। हमास तो फिर भी एक आतंकी संगठन था, लेकिन फ़िलिस्तीन तो एक देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, दुनिया के बाकी देशों के साथ उसका कारोबार है। अगर कुछ साल पहले के आंकड़े मुझको ठीक याद हैं तो इज़राइल का 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट अकेले हिंदुस्तान में आता है। हिंदुस्तान इतना बड़ा ग्राहक है इज़राइली सामानों का। ऐसे इज़राइल ने अक्टूबर के महीने से लेकर अभी तक 37,000 से अधिक फ़िलिस्तीनियों को मार डाला है। 37,000 से अधिक। मैंने बीच में 1-2 बार कोशिश भी की इसके बारे में बोलने की, शुरू भी किया मैंने, मैं पूरा नहीं कर पाया। मन बहुत विचलित था। जिस तरह से फ़िलिस्तीन में मेरे दोस्त जो बसे हुए हैं, उनकी जो खबरें मिलती हैं, जो तस्वीरें आती हैं, कुछ एक टेलीफोन कॉल कभी लगा सकते हैं, कोई उनसे जो पता लगता है। मैं करीब 12 बरस पहले हिंदुस्तान के एक शांति कारवां में फ़िलिस्तीन गया था। सड़क के रास्ते हम लोग गए थे।
कुल 4 दिन हमको गाज़ा में रहने की इजाज़त मिली थी, वो भी इस शर्त पर कि हमारे काफ़िले में जितने लोग शामिल थे उनमें से हर कोई एक तय है रकम, उस रकम से ज़्यादा का मानवीय ज़रूरत का सामान, दवाइयाँ, दूध पाउडर, स्कूल कॉलेज की किताब कॉपियाँ, स्टेशनरी, ऐसे सामान लेकर जाएं, तो ही वहाँ इजिप्ट के रास्ते से 4 दिन के लिए हमको जाने की इजाज़त मिली थी। जिस वक्त मैं गया था वहाँ पे 10-12 बरस पहले, उस वक्त भी एक मलबे की तरह दिखता था वो शहर। जगह जगह ठूंठ की तरह छलनी हो चुकी इमारतें खड़ी थी। अस्पतालों में हम जाते थे तो वहाँ बच्चे जो कि तरह तरह के फौजी हमले से जख्मी हुए थे, उन बच्चों को देखते नहीं बनता था वहाँ पर। महिलाएं हमको 2 ऐसी मिली जो केवल सीमेंट की ईंट की दीवारें थी, उस पर प्लास्टिक की चादर डाल कर रह रही थी। उनके परिवार के 26 लोग इजरायली हमलों में मारे गए थे। ये चले आ रहा है। मैं इजराइल और फ़िलिस्तीन के बहुत इतिहास में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास वर्तमान का बताने को बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलिस्तीन पर इजराइल का यह जुल्म चले आ रहा है लगातार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दर्जनों प्रस्ताव ऐसे पारित किए हैं जिसमें इजराइल को फ़िलिस्तीन से हट जाने के लिए कहा है। इजराइल ने किसी की नहीं सुनी, इसलिए नहीं सुनी कि दुनिया के सबसे बड़े गुंडे अमेरिका का हाथ उसकी पीठ पर है। आपको मालूम है, अमेरिका एक तरफ नाटक कर रहा है कि फ़िलिस्तीन में जो 37,000 लोग मरे हैं और 10-20 लाख लोग बेघर होकर तंबुओं में, शरणार्थी शिविरों में, राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान भेजना है। ये नाटक चल रहा है अमेरिका का दुनिया की नज़रों में ये बताने के लिए कि वो मदद कर रहा है फ़िलिस्तीनियों की। दूसरी तरफ इजराइल को उसका फौजी सप्लाई अभी जारी है। बम भेजे जा रहे हैं इजराइल को, जिन बमों को एक एक बम से वो सैकड़ों लोगों को मार सकता है। फ़िलिस्तीन में सैकड़ों लोगों को मार रहा है, वो सप्लाई जारी है अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति एक पाखंड खड़ा कर रहा है, बार बार अफसोस जाहिर करता है कि इजराइल बात को सुन नहीं रहा है। शांति वार्ता करे, युद्ध विराम करे, हमला रोके, फ़िलिस्तीन के आबादी इलाकों में शरणार्थी शिविरों पे हमला न करे। ये सारा नाटक कर रहा है अमेरिका और बम भेजे जा रहा है। उस सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है। कहने के लिए ये कह रहा है, तर्क उसका ये है कि जब तक फुल फ्लेजेड मिलिट्री अटैक नहीं होगा, जब तक पूरे युद्ध स्तर का हमला नहीं होगा, फौजी हमला, युद्ध स्तर का फौजी हमला जब तक फ़िलिस्तीन पर नहीं करेगा इजराइल, तब तक अमेरिका जारी रखेगा बमों की सप्लाई। जिस दिन उसको लगेगा कि अब इजराइल ने फ़िलिस्तीनी आबादी पर युद्ध स्तर का फौजी हमला किया है, तब वो रोकेगा। 37,000 मौतों के बाद भी अमेरिका को ये नहीं लग रहा है। अमेरिका को कभी नहीं लगता है। इराक पर बमबारी की, अफगानिस्तान पर बमबारी की, लाखों लोग, मैं गलत नहीं कह रहा हूं संख्या, लाखों लोगों को मार डाला अमेरिका ने। उसको बुरा नहीं लगा। उसने ये बहाना बनाया कि उसको CIA से ये जानकारी मिली है कि इराक में रासायनिक हथियारों का जखीरा है। सद्दाम हुसैन थे शासक इराक के, उस वक्त उसने हमला किया इराक पर, रासायनिक हथियारों का जखीरा है। और एक शब्द उसने जोड़ा था, जनसंहार के व्यापक रासायनिक हथियारों का जखीरा है। 1 किलो रसायन नहीं मिला था इराक से, 1 किलो। बाद में खुद अमेरिकी पत्रकारों ने, जिन्होंने वाटरगेट कांड पर एक किताब लिखी थी, उन्होंने एक किताब लिखी है
उस किताब में उन्होंने लिखा है कि अमेरिकी सरकार ने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने ये हमला किया था इराक पर और कहा था कि वहाँ व्यापक जनसंहार के रासायनिक हथियारों का जखीरा है। 1 किलो रसायन नहीं मिला था, लाखों लोगों को मार डाला इराक और अफगानिस्तान में। आज तक स्थिरता नहीं आई है, आज तक आतंकी वहाँ पर काबिज है। अफगानिस्तान का आप जानते हैं कि पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में छोड़कर अमेरिका अपने फौजी विमानों में अपने सैनिकों को लाद कर भागा वहाँ से। उसने तालिबानों से आखिरी मिनट समझौता किया, तुमको अफगान लोगों से जो करना है करो, हमको यहाँ से निकल जाने दो। भागा है अमेरिका अफगानिस्तान से। आज वही अमेरिका इजराइल को रात दिन बम सप्लाई कर रहा है ताकि फिलिस्तीनियों पर गिराकर उनको मारा जाए, उनकी ज़मीन पर कब्जा किया जाए और आंसू दिखाने के लिए वहाँ पर फिलिस्तीन में वो खाना भेज रहा है, मरते हुए लोगों को, लाशों के लिए खाना भेज रहा है। हालत ये है कि फिलिस्तीन में, गाज़ा में कोई इमारत साबुत नहीं बची है, तमाम इमारतें गिरा दी गई है। आज दुनिया का सबसे बड़ा मलबा है, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। और वाह रे इजराइल, उसके पीठ और उसके सिर पर अमेरिका का ऐसा हाथ है कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठ सकती। अमेरिका अपना वीटो लगा देता है वहाँ पर। वीटो इस बात पर लगाता है कि फिलिस्तीनियों को जीने का हक ही नहीं, मारो इनको जाकर। ये रुख है अमेरिका का। अब अमेरिका ये नौटंकी कर रहा है कि वो वहाँ पर युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है, और चूंकि युद्ध स्तर का हमला नहीं हुआ है इसलिए वो इजराइल को हथियार भेजना बंद भी नहीं कर रहा है। अब इस बारे में बात करना जरूरी इसलिए हो गया है कि इजराइल से जिन 250 लोगों को अपहरण करके हमास के आतंकी ले गए थे गाज़ा, उन 250 में से आधे लोगों को, शायद 105 को रिहा किया था हमास ने, और बदले में इजराइल ने 240 फिलिस्तीनी कैदियों को अपने जेल से छोड़ा था। अदला बदली हुई थी एक किस्म से अपहरण किए लोगों की और कैदियों की। लेकिन कल की घटना है, कल अपने 4 अपहृत लोगों को, जो किडनैप्ड लोग थे, 4 लोगों को छुड़ाने के लिए इजरायली फौजों ने फिलिस्तीनियों के राहत शिविरों पर हमला किया, 274 लोगों को मार डाला, 4 लोगों को छुड़ा कर ले गया। आपने 4 लोगों को छुड़ा कर ले गया। अब लोगों को लग सकता है कि जब फिलिस्तीनियों के राहत शिविरों के बीच में कहीं पर किसी अस्पताल की आड़ में अगर हमास के आतंकी हैं और वो अपहरण किए गए इजरायलियों को वहाँ छुपा कर रख रहे हैं, तो क्या किया जाए? हमला न किया जाए तो क्या किया जाए? सवाल ये है कि दुनिया के बहुत से देशों में ऐसे अपहरण करके रखे गए लोग रहते हैं। क्या उस देश की बेकसूर आबादी पर ऐसा हमला किया जाता है? जिन 100-125 इजरायलियों की मौजूदगी वहाँ पर है, जिंदा या मुर्दा, गाज़ा में, उनको छुड़ाने के लिए 37,000 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया गया। अधिकतर औरत और बच्चे हैं उनमें। अस्पताल, स्कूल, संयुक्त राष्ट्र संघ के शरण स्थल, सबके ऊपर बमबारी की गई, सबके ऊपर। और तो और अंतर्राष्ट्रीय राहत संस्था के जो लोग इजरायली फौज को बतलाकर, उनके साथ तालमेल बैठाकर राहत लेकर जा रहे थे, ऐसे आधा दर्जन दूसरे देशों के लोगों को वहाँ पे मार गिराया इजरायली फौज ने, और बाद में कहा कि हमसे कुछ चूक हुई है। आए दिन इजरायली सरकार कहती है हमसे कुछ चूक हुई है।
एक स्कूल पे हमला हुआ, 40-50 लोगों को मार डाला गया, इजराइल की सरकार कहती है हमसे चूक हुई है। किस तरह का दुनिया ये रह गई है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब है? क्या दुनिया के दूसरे देशों का मतलब है? मुझको लगता है कि जिन लोकतंत्रों को मैं बार बार विकसित और सभ्य कहता हूँ, जिसमें पश्चिम के देश हैं, यूरोप के देश हैं, अमेरिका जैसे लोग हैं, ये अपने देश के खुद के लिए, भीतर के व्यवस्था के लिए ये लोकतांत्रिक हैं और सभ्य हैं। लेकिन जब दूसरों पर बम बरसाने की बात आती है बिना किसी सबूत के, जब इराक पर हमला किया था अमेरिका में, तो यही ब्रिटेन, ये साथ में थे, यूरोप के दूसरे कुछ देश भी साथ में थे, इन लोगों ने मिलकर हमला किया था। अब सोचने की बात यह है कि ये कैसे सभ्य और लोकतांत्रिक हैं जो अपने देश में तो मानवाधिकार के मुद्दे को लेके, एक एक बच्चे के हक को लेकर लड़ते हैं, लेकिन दूसरे देशों में लाखों लोगों को मार डालने में इनको कोई परहेज नहीं है, लाखों लोगों को मार डालने में। आज गाजा की 100% आबादी बेघर है, 100%, कुपोषण के शिकार हैं, भूख से मर रहे हैं, इलाज उनको है नहीं। अस्पतालों पे बम इतने गिरे हैं कि लोग चले गए जो बिल्कुल ही समर्पित हैं, अपनी जिंदगी देकर भी वहाँ अस्पताल में काम करना चाहते हैं। ऐसे ही दुनिया भर से गए हुए समर्पित डॉक्टर, नर्स ये वहाँ पर काम कर रहे हैं। कहाँ रह गया है संयुक्त राष्ट्र संघ? कहाँ रह गया है अमेरिका? कहाँ रह गया है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस? कहाँ रह गए हैं ये? इस भयानक जनसंहार को देखकर, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुछ देश गए हैं ये कहते हुए कि ये नस्ल तबाह करने की इजरायली साजिश है, ये गए हुए हैं वहाँ पर, वहाँ से नोटिस जारी हुए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से नोटिस जारी हुआ है इजराइल के प्रधानमंत्री को कि इसको बंद करो तुरंत, इस हमले को तुरंत बंद करो। किसी की नहीं सुन रहा इजरायली प्रधानमंत्री। आपको ये बताना जरूरी है कि इजरायली प्रधानमंत्री पर बहुत सारे आपराधिक आरोप लगे हुए हैं। अगर वो कुर्सी से अभी हटेगा तो जो भी अगली सरकार आएगी वो इस प्रधानमंत्री को जेल भेजेगी, अदालत में कटघरे में खड़ा रखेगी और उसको शर्तिया सजा होगी। इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री नेतन्याहू, ये वहाँ के सबसे दकियानूसी, सबसे संकीर्णतावादी, सबसे कट्टर और धर्मांध पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रहा है। इजराइल के इतिहास में इससे ज़्यादा संकीर्ण सरकार आज तक नहीं आई है, आज तक। ऐसी सरकार का मुखिया बनकर वो अपने आप को बचा रहा है। इस बात के धोखे में दुनिया में किसी को नहीं रहना चाहिए कि हमास के कब्जे के करीब 125 जिंदा बचे हुए इजराइलियों को बचाने के लिए ये कर रहा है। नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए ये काम कर रहा है। ये समझने की ज़रूरत है सबको। और ध्यान रखिएगा, मैं बतलाऊं आपको, अमेरिका का राष्ट्रपति जब रोज़ सुबह नाश्ता करता है, दोपहर रात को खाना खाता है, तो उसके पहले सिंक के जाके अपना हाथ किसी भी साबुन से कितना भी धो ले। जब खाने बैठता होगा तो उसके हाथ पर बेकसूर फिलिस्तीनियों का लहू लगे रहता है, उन्हीं हाथों से खाता है वो, जो अपने पिट्ठू इजराइल को बम दे देकर रोज फिलिस्तीनियों पर गिरवा रहा है। ये उसी लहू सने हाथों से अमेरिकी राष्ट्रपति खा रहा है। दुनिया के जो देश, ब्रिटेन जैसे जो देश या दूसरे देश जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जो कुछ अर्सा पहले एक ईरानी जवाबी हमला हुआ था इजराइल पर, उसको बचाने के लिए ये सारे दुनिया के सरगना जाके खड़े हो गए थे इजराइल को बचाने के लिए। बचाया था उन्होंने ईरानी हमले से, एक अलग कहानी है वो। ये सारे लोग, हिंदुस्तानी मूल का जो है ऋषि सुनक नाम का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो तो हो सकता है कभी कभी हाथ से भी खाता होगा खाना, कोई चीज़ ऐसी बनती होगी उसके घर पर, तो उसको अपने हाथों से कौर लेके खाते हुए पता नहीं फिलिस्तीनियों का लहू दिखता होगा कि नहीं।
खाने के साथ जो जुबान पे जाता होगा वो लगता होगा कि नहीं उसको उसका स्वाद। मुझको ऐसा लगता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बहुत सारे नेता, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू तो है ही उसमें, मुझको ऐसा लगता है कि इनके मुंह में फिलिस्तीनियों के लहू का स्वाद बैठ गया होगा। शायद उसके बिना इन लोगों को सुबह शाम का खाना खाते नहीं बनता होगा। पूछ लेते होंगे कितने मारे गए हैं अभी तक। शायद कुछ दर्जन अगर नहीं हो जाते होंगे तो लोग खाना नहीं खा पाते होंगे रात का। ऐसा हो गया है ये देश, ऐसी हो गई है ये दुनिया। इस दुनिया में आप दुनिया का सबसे बड़ा मलबा आपने बना दिया है एक ऐतिहासिक सभ्यता को, फिलिस्तीनियों को। आपने दुनिया का सबसे बड़ा कब्रगाह बना दिया जिसमें लाशें निकल ही नहीं पाई है मलबे के नीचे से। जब कभी भी ये जंग बंद होगी, अगर होगी, तो गाजा दुनिया का सबसे बड़ा मलबा रहेगा। कौन उसका पुनर्निर्माण करेगा? कौन सा देश आगे आएगा? क्या संयुक्त राष्ट्र कुछ कर सकेगा? और ये इजराइल जो कि फिलिस्तीन की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहा है, ये इस बात के लिए तैयार नहीं है कि दो देश अगल बगल बने। ये विकल्प इजराइल को मौजूद नहीं है। ये जो 37,000 से अधिक कत्ल हुए हैं फिलिस्तीन में, ये महज अपने किडनैप्ड लोगों को बचाने के लिए नहीं हुए हैं। ये इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी खुद की चमड़ी बचाने के लिए हमले कर रहा है। आपको याद है शोले फिल्म में गब्बर सिंह कहता था कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरे यार की सांसें चलेगी। आज नेतन्याहू के सामने यही नौबत है। जब तक वो फिलिस्तीनियों को मारते रहेगा तब तक वहाँ के सबसे दकियानूसी, सबसे कट्टरपंथी, सबसे संकीर्णतावादी पार्टियों का समर्थन उसको हासिल रहेगा और वो जेल के बाहर रहेगा। लेकिन दुनिया का इतिहास इस बात को लिखेगा कि अमेरिका का एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन किस तरह इजराइल की मदद करते रहा। ब्रिटेन में तो खैर संकीर्णतावादी पार्टी का राज है, इसलिए उसकी बात मैं नहीं करता। कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री की, वो किसी भी मूल का रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इजरायली प्रधानमंत्री, ये तीन लोग अगर एक साथ बैठेंगे खाना खाने के लिए तो इनके टेबल पे क्या रहेगा आप अंदाज लगा सकते हैं। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। ऐसे में ब्राज़ील, ऐसे में दक्षिण अफ्रीका, ये ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले देश हैं जो लगातार इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गए हुए हैं, लगातार संयुक्त राष्ट्र में ये सवाल उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल ही अपाहिज हो गया है। वो इराक पे हमले के वक्त ऐसा ही था, उसकी बात किसी अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी थी, आज भी नहीं सुनी जा रही है। तो आज हालत ये हो गई है कि दुनिया के जो 5 बड़े गुंडे हो सकते हैं उनके हाथ में वीटो पावर है, यानी वो किसी भी संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को रोक सकते हैं। ऐसा एक वीटो की तख्ती दिखाते हैं, खड़े होकर कहते हैं कि हम इसको वीटो कर रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र का कोई भी प्रस्ताव खत्म हो जाता है। जो महाशक्तियां कही जाती हैं दुनिया की, उनका ये हाल है गुंडागर्दी के हालत में। आज रूस को यूक्रेन पर हमला करने से रोकने के लिए अगर कोई बात करता है तो चीन, रूस ये वीटो लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। इजराइल के लिए तो अमेरिका का परमानेंट वीटो है। कहीं इजराइल पान ठेले पे कोई इजराइल के बारे में बात करते हैं तो बगल से निकलते हैं अमेरिकी बोलते हैं वीटो। इजराइल शब्द सुनते हैं तो उनको मालूम है कि ये किसी न किसी जुल्म, ज्यादती, कत्ल के बारे में होगा, तो वीटो बोल देते हैं। 274 लोगों को कल मारा गया है, फिलिस्तीन के लोगों को।
मैं एक ही बात को लेकर हैरान होता हूँ कि इज़राइल की जो जनता है उसमें भी एक हिस्सा है जो फ़िलिस्तीनियों का हमदर्द है, यहूदियों का एक हिस्सा। मुझको एक बात को लेकर हैरानी होती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का जो वक्त था, उसके पहले का, जब हिटलर जो है वो जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, आसपास के देशों में बसे हुए यहूदियों को उनकी नस्ल खत्म करने के लिए यातना शिविरों में रख कर दसियों लाख यहूदियों को मारा था हिटलर ने। दसियों लाख यहूदियों को मारा था हिटलर ने। उन्हीं बचे हुए यहूदियों से ये इज़राइल बना है। इज़राइल के ही लोग थे, यहूदी मूल के, जिनको मारा था हिटलर ने। आज यही यहूदी लोगों का देश है इज़राइल, जो फिलिस्तीनियों की नस्ल समाप्ति के लिए, नस्ल खत्म करने के लिए ठीक उसी अंदाज में काम कर रहा है जिस अंदाज में हिटलर ने किया था। आज हिंदुस्तान जैसी ऐतिहासिक भूमिका जिन्होंने इतिहास में निभाई है फिलिस्तीनियों के हक के लिए, आज गायब है हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान की जुबान बंद है, फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए मुंह नहीं खुल रहा है उसका। इतिहास गवाह है कि गांधी के वक्त से लेके गांधी, नेहरू, इंदिरा, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तमाम दौर ऐसा था जो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा था हिंदुस्तान। आज कोई फिलिस्तीनियों के जख्म पर मरहम लगाने के लिए भी नहीं है। आज भी इज़राइल के साथ धड़ल्ले से कारोबार जारी है। इज़राइल में कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया था तो हिंदुस्तान ने अपने कुछ प्रदेशों में मजदूरों की भर्ती की और इज़राइल भेजा काम करने के लिए, ताकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम न रुके, वहाँ के कारखाने न रुके। दुनिया के देश जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, जब कभी किसी देश में आंतरिक हिंसा होती है, जंग होती है, खतरा दिखता है, तो अपने लोगों को प्लेन भेज कर उठाते हैं, हिंदुस्तान वापस लाते हैं। हमारे यहाँ के मंत्री भी जाते थे साथ में, सुरक्षित फ्लाइट में लेके आते थे लोगों को। सरकार गुणगान करती थी कि हम लेके आए हैं लोगों को बचाकर। वैसे इज़राइल में लोगों को भेजा गया है, यहाँ के हजारों मजदूर हिंदुस्तान के वहाँ गए हुए हैं ताकि इज़राइल की अर्थव्यवस्था खराब ना हो। आज फिलिस्तीनियों का जनसंहार न हो, उसके लिए हिंदुस्तान की प्रतिबद्धता बस इतनी बच गई है कि हम इज़राइल की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए वहाँ हजारों मजदूर भेज रहे हैं। बम नहीं जा रहे हैं हिंदुस्तान से, बस इतना काफ़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि इज़राइल अपने बगल में लाशों का ढेर लगाकर पूरे 23 लाख लोगों को मार डालेगा, ऐसा तो शायद नहीं हो पाएगा। जितने भी लोग बचेंगे उनमें से हर कोई अपने परिवार के कई लोग खोए हुए लोग रहेंगे। उनके बगल में इज़राइल कितना महफूज रहेगा। जिनके पूरे कुनबे को आपने मार डाला है, घर के एक दो बच्चे, एक दो जवान बचे हैं, क्या करेंगे वो जिंदा रहकर? उनके बदले की आग से इज़राइल कैसे निपटेगा? मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ किसी आतंकी हमले की, किसी फौजी कार्रवाई की, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब किसी नस्ल को ख़त्म करने की आप कोशिश करते हैं, 4 लोगों को बचाने के लिए 274 को मार डाला इज़राइल ने। जबकि लगातार दुनिया के कुछ देश कोशिश कर रहे हैं युद्ध विराम हो जाए, बंदी रिहा हो जाए, युद्ध विराम हो जाए। इज़राइल के प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ मंत्री हैं वो युद्ध विराम के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री की ये औकात नहीं है वहाँ पे कि अपने मंत्रिमंडल के साथियों के जिद का विरोध करे, क्योंकि खुद का अस्तित्व उसी पे जिंदा है। आज वो लोग समर्थन वापस ले लेंगे तो ये प्रधानमंत्री जेल में दिखेगा कल शाम तक। इसलिए वो हमले जारी रख रहा है, इसलिए थोक में लोगों को मार रहा है, इसलिए
दुनिया भर के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ठिकाने हैं गाज़ा में, अस्पताल हैं, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का एक अस्पताल है। मैं बीबीसी पे देख रहा था, जिक्र देख रहा था। ये कोई फ़िलिस्तीनियों की न्यूज़ एजेंसी नहीं है बीबीसी, ये ब्रिटिश टैक्स पेयर्स के पैसे पे चलने वाली न्यूज़ एजेंसी है बीबीसी। दुनिया के सबसे भरोसेमंद समाचार स्रोतों में से एक है। इसने कहा है, ऐसे वीडियो देखने मिल रहे हैं कि अस्पताल में एक कदम भी आप लहू पर पैर रखे बिना आगे नहीं बढ़ा सकते। लाशें ही लाशें भरी पड़ी हैं चारों तरफ, लाश रखने को जगह नहीं है, कोई चीर घर नहीं बचा है जहां पे लाश भर न गई हो। ऐसा है फिलिस्तीन। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नहीं रह गया है घर में, क्या होगा उनका? कब तक अमेरिका बम सप्लाई करते रहेगा इस इजराइल को, लोगों को मारने के लिए, और हमदर्दी दिखाने के लिए डबल रोटी भेजते रहेगा फिलिस्तीनियों को? मुझको ऐसा लगता है कि फ़िलिस्तीन में जितने कत्ल थोक में हो रहे हैं हर दिन, उसके लिए जितना जिम्मेदार इजराइल है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार अमेरिका है, जो आज दिखावे के लिए नाटक कर रहा है कि हम युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका अगर चाहे तो इजराइल 24 घंटे जिंदा न रहे। अमेरिका अगर कह दे इजराइल को कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो हम बचाने नहीं आएंगे, तो हाथ पांव फूल जाएंगे इजराइल के। हमास नाम के पड़ोसी आतंकी संगठन के हमले से इजराइल का पूरा खुफिया तंत्र, पूरी फौज, पूरी तैयारी, पूरा आयरन डोम कहते हैं उसको, जो पूरा का पूरा रक्षा कवच है, कुछ नहीं बचा पाया था। घुस के उठा के लोगों को ले आया था हमास बाहर। मैं हिमायती नहीं हूँ उसका, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इजराइल की फौजी ताकत को बतला रहा हूँ। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिस अमेरिका के दम पर ये इजराइल ऐसा खूनी खेल खेल रहा है, उस अमेरिका की सरकार के जितने नेता हैं उन सब के हाथ लहू से रंगे हुए हैं, खासकर वहाँ के राष्ट्रपति के। उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, बेकसूर फिलिस्तीनी बच्चों के, औरत के, इनके लहू से। मुझको नहीं मालूम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इनका स्वाद और गंध अब पता भी चलता है कि नहीं, कि वो आदी हो गया है इसका। ऐसा ही कुछ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ है। लेकिन यूरोप के कुछ देश हैं जो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इजराइल की ये गुंडागर्दी, उसका ये जनसंहार जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए। आवाज़ें उठ रही हैं, क्रैक डेवलप हो रहे हैं। जो दरारें रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर नहीं पड़ पाई थी, वो अभी फिलिस्तीन पर इजरायली हमले को लेकर पड़ रही हैं। दुनिया के वो तमाम देश जो इंसानियत का दावा करते हैं, उनके फैसला लेने का ये वक्त है कि जब फिलिस्तीनियों को किसी कसाई घर की तरह काटा जा रहा है, क्या उस वक्त वो चुप रहकर ये देखते रहेंगे? क्या इजराइल के लिए मजदूर भेजते रहेंगे, कारखाने के और कंस्ट्रक्शन के? कि उनकी कोई ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी है। जो हिंदुस्तान एक वक्त दुनिया में एक गौरवशाली इतिहास रखता था, आज क्या हाल हो गया है उसका? आयात निर्यात के कारोबार को लेकर आप एक हत्यारे कारोबारी के साथ खड़े हैं। दुनिया के छोटे छोटे देश आकार में बड़े होंगे, आर्थिक ताकत में बहुत बड़े नहीं है। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये दुनिया के सबसे विकसित देशों के मुकाबले छोटे, कमज़ोर या छोटी अर्थव्यवस्था है। ये खड़े हुए हैं इजराइल के खिलाफ। इनका सीधा लेना देना फ़िलिस्तीनियों से कुछ नहीं है। न ब्राज़ील में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, न दक्षिण अफ्रीका में। खड़े हुए हैं क्योंकि उनमें इंसानियत कहे जाने वाले कुछ सकारात्मक गुण मौजूद हैं। लोग हिंदू मुस्लिम की नफ़रत छोड़कर, मुस्लिमों से नफ़रत छोड़कर सोच कर देखें कि आज अमेरिका एक फ़िलिस्तीन पर ऐसा जनसंहार होने दे रहा है
कल के दिन दुनिया के बाकी देशों का क्या होगा? अमेरिकी फ़ौजें धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हथियारों से लैस रहेंगी। मैं 12 बरस पहले जब गाज़ा गया था उस वक्त की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मेरी खींची हुई तस्वीरें थी, कुछ तस्वीरें अभी दिखाएंगे हम आपको इस वीडियो के साथ। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, उस वक्त का ये हाल था। अब वहाँ पे क्या हाल है पता नहीं। लोगों का कहना है कि 90% इमारतें वहाँ रहने लायक नहीं रह गई हैं, 50% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। जो बाकी हैं वो भी गिरने की हालत में है, उसमें रहना मुमकिन भी नहीं है, महफूज भी नहीं है। गाज़ा का पूरा शहर ख़त्म हो गया है, न बिजली, न पानी, न सड़क, न कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में अगर इंसानियत कही जाने वाली खूबियाँ मौजूद हैं तो जहाँ इज़राइल की जो संपत्ति है जिस देश में, उसको जब्त करना चाहिए, जैसा कि रूस की संपत्ति को जब्त किया गया है यूक्रेन पे हमले के बाद। ये तो और बुरा हमला है, रूस और यूक्रेन के मुकाबले ये और बुरा हमला है, क्योंकि फ़िलिस्तीन को कोई ताकत ही नहीं है। जिनको लगता है कि फ़िलिस्तीन जवाबी हमला करता है, वो ऐसा मान लीजिए कि AK-47 के मुकाबले फ़िलिस्तीन के पास गुलेल है पत्थर मारने के लिए। इतना भी अनुपात नहीं है, इतना कमज़ोर और छोटा है फ़िलिस्तीन। तो लोग याद रखें कि दुनिया में जब बेइंसाफ़ी का ये इतिहास दर्ज हो रहा है तो कौन सा देश क्या कर रहा है। मेरी तस्वीरें उतनी भयानक नहीं है जितनी आज वहाँ हकीकत है। कोशिश करेंगे हम कुछ आपको दिखाने की। आप सोच के देखिएगा, फ़िलिस्तीन सिर्फ मुस्लिम देश नहीं है, फ़िलिस्तीन में इंसान बसते हैं। जब आज की दुनिया में किसी एक देश के इंसानों को इस तरह, इस हद तक, इस कदर ख़त्म किया जा रहा है, बाकी इंसानों की क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है तो थोड़ा आईने के सामने खड़े होकर देखिएगा कि क्या आप अपने आप को इंसान कह सकते हैं। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये बात सोचने समझने पे मजबूर करती है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फ़ीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। किसी एक धर्म से अपनी नफ़रत से टिप्पणी मत कीजिएगा, उससे उस धर्म का नुकसान नहीं होगा, आपकी शनाख्त होगी कि आपके मन में कैसा जहर भरा हुआ है, कैसी नफ़रत है। इसके लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा ताकि वो भी कुछ सोच समझ सकें। अभी तक 38,000 का आंकड़ा है। जब तक ये एडिट होकर आप तक पहुंचेगा, हो सकता है आंकड़ा और बढ़ जाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा मुर्दा कब्रगाह है, दुनिया का सबसे बड़ा विकलांग शिविर है, दुनिया के सबसे ज़्यादा जख्मी लोगों का जखीरा है और बेइंसाफ़ी की दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल भी है। मैं क्या कहूँ, मुझको इस पूरे किस्से के बाद कोई नसीहत देने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन इससे मिलती जुलती एक ही बात कह सकता हूँ मैं। अगर आप स्वस्थ हैं, बालिग हैं, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर, न पड़ने पर आसपास के ब्लड बैंक जाकर रक्तदान कीजिए, अपना खून दीजिए दूसरे ज़रूरतमंद लोगों के लिए। उससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है। ये देते हुए मान के चलिए कि मैं एक ज़रूरतमंद की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आज बस इतना ही।